देशभक्ति के गीतों और भजनों ने पूरे देश को एकजुट किया था। अब अमृतकाल में हमारे युवा देशभक्ति के ऐसे ही गीत लिखकर इस आयोजन में और ऊर्जा भर सकते हैं। देशभक्ति के गीत मातृभाषा में हो सकते हैं, राष्ट्रभाषा में हो सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि रचनाएं नए भारत की नई सोच वाली हो, देश की वर्तमान सफलता से प्रेरणा लेकर भविष्य के लिए देश को संकल्पित करने वाली हो। संस्कृति मंत्रालय की तैयारी तहसील स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक इससे जुड़ी प्रतियोगिता कराने की है। साथियों, ऐसे ही मन की बात के एक श्रोता ने सुझाव दिया है कि अमृत महोत्सव को रंगोली कला से भी जोड़ा जाना चाहिए। हमारे यहाँ रंगोली के जरिए त्योहारों में रंग भरने की परंपरा तो सदियों से है। रंगोली में देश की विविधता के दर्शन होते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से अलग अलग थीम पर रंगोली बनाई जाती है। इसलिए संस्कृति मंत्रालय इससे भी जुड़ा एक नेशनल कंपटीशन करने जा रहा है। आप कल्पना करिए, जब आजादी के आंदोलन से जुड़ी रंगोली बनेगी, लोग अपने द्वार पर, दीवार पर किसी आजादी के मतवाले का चित्र बनाएंगे, आजादी की इस घटना को रंगों से दिखाएंगे, तो अमृत महोत्सव का भी रंग और बढ़ जाएगा। साथियों, एक और विधा हमारे यहाँ लोरी की भी है। हमारे यहाँ लोरी के जरिए छोटे बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, संस्कृति से उनका परिचय करवाया जाता है। लोरी की भी अपनी विविधता है, तो क्यों न हम अमृतकाल में इस कला को भी पुनर्जीवित करें और देशभक्ति से जुड़ी ऐसी लोरियां लिखें, कविताएं, गीत, कुछ न कुछ जरूर लिखें जो बड़ी आसानी से हर घर में माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को सुना सके। इन लोरियों में आधुनिक भारत का संदर्भ हो, 21वीं सदी के भारत के सपनों का दर्शन हो, उसका संदर्भ हो। आप सब श्रोताओं के सुझाव के बाद मंत्रालय ने इससे जुड़ी प्रतियोगिता भी कराने का निर्णय लिया है। साथियों, ये तीनों प्रतियोगिताएं 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती से शुरू होने जा रही हैं। आने वाले दिनों में संस्कृति मंत्रालय इससे जुड़ी सारी जानकारी देगा। ये जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर भी रहेगी और सोशल मीडिया पर भी दी जाएगी। मैं चाहूंगा कि आप सभी इससे जुड़े, हमारे युवा साथी जरूर इसमें अपनी कला का, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। इससे आपके इलाके की कला और संस्कृति भी देश के कोने कोने तक पहुंचेगी। आपकी कहानियां पूरा देश सुनेगा। प्यारे देशवासियों, इस समय हम अमृत महोत्सव में देश के वीर बेटे बेटियों को, उन महान पुण्य आत्माओं को याद कर रहे हैं। अगले महीने 15 नवंबर को हमारे देश के ऐसे ही महापुरुष वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती आने वाली है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने विदेशी शासन के हर उस नीति का पुरजोर विरोध किया जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली थी। गरीबी और मुसीबत से घिरे लोगों की मदद करने में भगवान बिरसा मुंडा हमेशा आगे रहे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक भी किया। उल गुलान आंदोलन में उनके नेतृत्व को भला कौन भूल सकता है। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने भगवान बिरसा मुंडा पर बहुत बड़ा इनाम रखा था। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें जेल में डाला। उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया गया कि 25 साल से भी कम उम्र में वो हमें छोड़ गए। वो हमें छोड़कर गए, लेकिन केवल शरीर से।
जनमानस में तो भगवान बिरसा मुंडा हमेशा हमेशा के लिए रचे बसे हुए हैं। लोगों के लिए उनका जीवन एक प्रेरणा शक्ति बना हुआ है। आज भी उनके साहस और वीरता से भरे लोकगीत और कहानियां भारत के मध्य इलाके में बेहद लोकप्रिय हैं। मैं धरती आबा बिरसा मुंडा को नमन करता हूं और युवाओं से आग्रह करता हूं कि उनके बारे में और पढ़ें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे आदिवासी समूह के विशिष्ट योगदान के बारे में आप जितना जानेंगे उतनी ही गौरव की अनुभूति होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 24 अक्टूबर को यूएन डे यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये वो दिन है जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से ही भारत इससे जुड़ा रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत ने आजादी से पहले 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा एक अनोखा पहलू ये है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव और उसकी शक्ति बढ़ाने में भारत की नारी शक्ति ने बड़ी भूमिका निभाई है। 1947-48 में जब यूएन ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन तैयार हो रहा था तो उस डिक्लेरेशन में लिखा जा रहा था ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। लेकिन भारत के एक डेलीगेट ने इस पर आपत्ति जताई और फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में लिखा गया ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल। ये बात जेंडर इक्वलिटी की भारत की सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप थी। क्या आप जानते हैं कि श्रीमती हंसा मेहता वो डेलीगेट थी जिनकी वजह से ये संभव हो पाया। उसी दौरान एक अन्य डेलीगेट श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने जेंडर इक्वलिटी के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी थी। यही नहीं, 1953 में श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनी थी। साथियों, हम उस भूमि के लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं, जो ये प्रार्थना करते हैं, ओम द्यौ शांति ही, अंतरिक्षम शांति ही, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांति एव शांति, सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।